हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे नाइन्थ क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। और इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि वनों का विनाश किस तरह से किया उपनिवेश वैश्विक काल में अंग्रेजों ने। ठीक है। और क्यों किया था, क्या जरूरत पड़ी थी, तो हमने जाना था इसमें कि उनको जहाज बनाने की पानी के जहाज बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने जंगलों को साफ कर दिया। फिर हमने इसमें जाना था कि उनको रेल की लाइन बिछानी थी, उनको बड़े और मजबूत लट्ठे चाहिए थे लकड़ियों के, पेड़ों के, इसलिए उन्होंने वनों को, हमारे यहाँ के वनों को साफ कर दिया। पार्ट 2 में हमने देखा था व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे की उन्होंने। मतलब उन्होंने अपने यूरोप के जो व्यापार थे उनको चमकाने के लिए किस तरह से हमारे यहाँ वन अधिनियम लेके आए। ठीक है, 1865 में लेके आए थे वो वन अधिनियम। और किस तरह से उन्होंने हमारे यहाँ के आदिवासी समाज को जंगलों में घुसने से बिल्कुल पाबंदी लगा दी और उनको मना कर दिया। इस हिसाब से उन्होंने जंगलों को 3 वर्गों में बांटा था: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण वन। ठीक है, तो ग्रामीण वन में से कुछ फल फूल ले सकते थे आदिवासी लोग, जबकि आरक्षित वन में बिल्कुल नहीं घुस सकते थे। सुरक्षित वन में कुछ छूट दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जानी थी। आज हम जानेंगे कि ये जो सब हो रहा था लोगों के सामने, लोग देख रहे े, आदिवासी लोग देख रहे थे, तो आदिवासी लोगों ने भी अपने लिए कुछ कदम उठाए। ठीक है, कदम उठाए मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी विद्रोह छेड़ा ताकि उन्हें उनके अधिकार मिल सके। ठीक है। और मैंने एक वीडियो में पूरी की पूरी कहानी सुनाई थी इस चैप्टर की। 15-20 मिनट की वीडियो है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे आपको अगर जल्दी से रिवीजन करना है तो आप उस एक वीडियो को देख लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ने की भी जैसे जरूरत नहीं हो, जैसे पेपर टाइम पर या कभी फर्स्ट रिवीजन करना हो तो उसको देख सकते हैं आप। ठीक है। और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है या वो वीडियो भी देखनी है आपको, कुछ भी आपको देखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है नाइन्थ क्लास की। ठीक है, नाइन्थ क्लास एसएसटी की। आपको जो भी बुक देखनी है आप उन प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली बुक पर, थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। और अगर आपको एमसीक्यू देखने हो तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। ठीक है। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ मैं, 6 से 10 तक की। आपको इनमें से कुछ भी देखना है, कोई सी भी बुक देखनी है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम जानेंगे सॉरी, वन विद्रोह के बारे में, कि किस तरह से वन विद्रोह स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई वन विद्रोह की। तो हमने जाना था पार्ट 1 और 2 में कि अंग्रेज हमारे देश में न केवल उन रियासतों को नुकसान पहुंचा रहे थे, राज्यों को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि उनकी नजरें हमारे बहुमूल्य वनों पर भी थी। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए कैसे वन काटे, कैसे उन्होंने जैव विविधता खत्म कर दी, है ना। और जब उन्होंने नियम बनाए और आदिवासी लोगों से बोला कि भाई आप वनों को पूरी तरह से खाली कर दीजिए, इन पर आपका अधिकार नहीं है, आप शहर में जाके कुछ भी जॉब करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो नियम बनाए गए थे ये 1865 में बनाया। फिर इसमें संशोधन हुआ। फिर 1878 में यानी कि 1878 में एक और संशोधन करके बनाया गया था। तो इस तरह से प्रक्रिया चल रही थी। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, आदिवासी लोगों को समझ में आने लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जैसा कि आप देखेंगे इस पार्ट में कि लोगों ने आवाज भी उठाई। अब देखते हैं हम थोड़ा सा एनसीईआरटी क्या कह रही है। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाय यानी कि एसटी, ठीक है, वन्य समुदाय या एसटी या आदिवासी लोग या फिर जनजाति लोग, एक ही बात है। ठीक है, ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल फरागना ये स्थान का नाम है, मैं सिंधु और कानू, ठीक है, ये इन्होंने आंदोलन संभाला था। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने आंदोलन या विद्रोह संभाला। और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू को लोक गीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। ठीक है। हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, कहाँ किसका अध्ययन करेंगे? बस्तर एक जगह है हमारे भारत में, और बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा ही एक विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। जनजातीय लोगों ने किया था कि भाई आप हमें वनों से ऐसे वंचित नहीं कर सकते हो, वन हमारे लिए सब कुछ है, और आप अपने फायदे के लिए वनों को काट रहे हो और वहां के जानवरों को मार रहे हो, उनका शिकार कर रहे हो।
तो आप हमें ऐसे वनों से वंचित नहीं कर सकते। ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आदिवासी लोग तो वनों को ही सब कुछ अपना समझते हैं। ठीक है, और भारत में कई बार ऐसा हुआ भी कि वनों के लिए, पेड़ों के लिए लोग मर गए, कट गए। राजस्थान में भी ऐसा हुआ, उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ, बस्तर में भी ऐसा हुआ। ठीक है, राजस्थान में भी जब खेजड़ी वाले पेड़ काटे गए तो वहां पर लोग चिपक कर और कट गए। उन्होंने बोला हमें भी मार दो, लेकिन हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है भारत में, उत्तराखंड में भी हुआ था। ठीक है, और बस्तर की कहानी आज मैं आपको बताऊंगी। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, ये दिखाया गया है बस्तर का नक्शा। ठीक है, और देखो ये भारत का छोटा सा मैप है। अगर भारत में हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से लगा हुआ। ठीक है, ये जो मैं बना लाइन खींची है, ये यहाँ के लगभग कम से कम बस्तर होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिण, मतलब नीचे वाले छोर पर क्या है? बस्तर। ठीक है, और जो किससे लगा हुआ है? देखो इधर आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, ये आंध्र प्रदेश की सीमा है। उधर उड़ीसा से लगा हुआ है। ठीक है, इसके इधर की तरफ उड़ीसा है। और इधर किससे लगा हुआ है? इधर महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया ना पूरा मैप में कि ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है। पठार पठार से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि सख्त चट्टाने हैं। इन पठारों के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। ठीक है, मतलब गोदावरी नदी भी वहां से बहकर जा रही है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, कहाँ कहाँ? पूरब से पश्चिम, पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ, इधर की तरफ इंद्रावती नदी बह रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बस्तर में मारिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भतरा भतरा और हलवा आदि अनेक जनजाति समुदाय रहते हैं। यानी कि ये इतने सारे एसटी रहते हैं कहाँ? बस्तर में। अलग अलग जवानी बोलने वाले बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। ठीक है, भाषा अलग अलग बोलते हैं लेकिन रीति रिवाज लगभग लगभग एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी जमीन धरती माँ से मिली है, यानी कि भगवान से उनको मिली है ये जमीन, और बदले में वे प्रत्येक खेतीहारी त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है, जब भी उनका कोई त्योहार होता है तो वो देवता किसको मानते हैं? अपना पृथ्वी को ही मानते हैं, धरती को। धरती पृथ्वी एक ही बात है। ठीक है, अगर इंग्लिश में आप जाने तो अर्थ। तो जैसे हम लोग शिव भगवान को मान रहे हैं, राधा माँ को मान रहे हैं, या फिर दुर्गा माँ को मान रहे हैं, या फिर श्री राम भगवान को मान रहा है, तो वो इन सबको नहीं मानते हैं। वो किसको मानते हैं? वो धरती माँ को मानते हैं। ठीक है, अपना भगवान, अपना सब कुछ। और जब उनके यहाँ त्योहार होता है तो वो उनको ही चढ़ावा चढ़ाते हैं, धरती माता को। ठीक है, धरती यानी पृथ्वी। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मान देते हैं। देखो आज भी पहाड़ों में क्या होता है, कुछ भी शुभ काम करना होता है तो झरने की पूजा होती है सबसे पहले। ठीक है, जो वाटरफॉल होते हैं ना, उनकी पूजा करके आती है वहां की महिलाएं। तब उनके यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो उनके यहाँ ये मान्यता है कि पहाड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, झरनों की पूजा की जाती है। क्योंकि हर गांव में अपनी चौ चौहदी पता होती है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्रकृति संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव से, देखो ये इंपोर्टेंट कॉलम दे रखा है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये कुछ फैक्ट टाइप के दिए होते हैं, समझाने जैसा कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ। एक कॉलम ये भी है, इसको भी आप रीड करना। देखो नेक्स्ट क्या था, यदि एक गांव से दूसरे गांव के लोगों को लकड़ी लेनी होती होती है तो थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले वे एक छोटा सा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी या दंड या मान कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक छोटे छोटे गांव होते हैं, अगर एक गांव के लोगों को दूसरे गांव के लोगों से लकड़ी लेनी है या कुछ भी लेना है तो फिर वो उनको थोड़ा सा टैक्स देंगे दूसरे गांव वालों को। ठीक है, जैसे ये दो गांव है, अब इस गांव में भी थोड़े से वन लगे हुए हैं, इस गांव में भी। अगर इस गांव के वन या फल खत्म हो गए, अगर ये सोच रहे हैं कि भाई इस वाले गांव से ले ले, तो उनको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है। कुछ गांव अपने जंगल की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते थे, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। ठीक है, ताकि उनके इलाके के कोई सामान को ले ना ले। सामान मतलब पेड़ों से कुछ ले ना ले, मतलब उन्होंने अपनी सीमा बना रखी थी जंगलों में कि भाई इतने जंगल पे हमारा अधिकार है, उतने जंगल पे तुम हम लोगों का अधिकार है। तो जो जिसके दायरे में आ रहा था वही, उसी समुदाय के लोग वहां से फल फूल जो भी लेना होता था ले सकते थे। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहाँ एक
फरागने यानी गांव के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है, कोई भी मतलब एक तरह से मीटिंग टाइप की करते हैं वो लोग बैठ के, कोई भी समस्या होती है उसका समाधान फिर ढूंढते हैं। लोगों के भय, अब लोगों को किस तरह का भय था औपनिवेशिक शासन में। ठीक है, ये तो आपने जाना कि बस्तर में उस समय जनजातीय लोग कैसे रह रहे थे मिलजुल कर, क्या उनका कल्चर था, क्या उनकी रहन सहन का तरीका था। अब देखते हैं उनको भय किस चीज का था। औपनिवेशिक सरकार, यानी कि जो अंग्रेजों का जो शासन था उसकी बात चल रही है। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, धूमनतु खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। वो जो पीछे मैंने आपको नियम बताए थे जो 1800 में बने थे, ठीक है, तो वही नियम धीरे धीरे लागू होते, क्योंकि नियम बनना और लागू होना जमीनी स्तर पर काफी फर्क होता है, तो काफी साल लग जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 1905 में बस्तर में लागू कर दिया। जब ये वो नियम लागू हुए और जो आदिवासी लोग हैं उनसे जब खेत पूरे के पूरे वन छीने गए, तब इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। ठीक है, और 1905 में छीना गया है और आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? 1910 में। ठीक है, कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने के लिए दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई व ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। यानी कि अंग्रेजों ने कितनी चालाकी खेली कि भाई तुम अगर वन में रहना चाहते हो तो रह तो सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, वो भी फ्री में। वन काटने पड़ेंगे और लकड़ियां की ढुलाई करनी पड़ेगी मुफ्त में। ठीक है, जंगल को आग से बचाए रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है समय समय पर जंगलों में आग लग जाती है, तो जंगलों को आग से बचाना पड़ेगा। ठीक है, ये काम किसको दे दिया? जनजाति लोगों को, मतलब फ्री में उनसे काम ले रहे हैं। ठीक है, बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बेगार किसी सूचना या मुआवजे से हटा दिए गए। मतलब कुछ लोगों को बोला कि ठीक है हम तुम्हें मुआवजा देंगे, तुम यहाँ से गांव खाली करके चले जाओ या फिर ये वन खाली करके चले जाओ, तो वो इस आस में कि चल ठीक है कुछ नहीं, कभी ऐसा ना हो कि कुछ ना मिले, तो कुछ मिल रहा है तो हम पैसे ले लेंगे और हम खाली कर देंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनको बोला गया कि हम तुम्हें मुआवजा देंगे, आप यहाँ से वनों को खाली कर दो। वन खाली करवा लिए, लेकिन उन लोगों को कभी भी मुआवजा दिया ही नहीं गया, और बाद में जब वो मुआवजा लेने गए तो उन्हें डरा धमका के भगा दिया। काफी समय से गांव वाले अपनी जमीन के बढ़े हुए लगान और औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से तरस तरसते थे। ठीक है, मतलब जो चीज पहले तो उनके ही थे वन, वो जितना मर्जी चाहे जो चीज चाहे वो ले सकते थे, फल फूल पेड़ से लकड़ियां जड़ी बूटियां कुछ भी लेते थे जितना उनको यूज आता था। ठीक है, नहीं तो वो मार्केट में बेच दिया करते थे, उससे थोड़ा सा अर्न हो जाता था। अब आधे से ज्यादा दिन उन्हें अंग्रेजों का ही काम करना पड़ता था। ठीक है, और ऊपर से उनको तरसाते थे अंग्रेज, उनको लेने नहीं देते थे सामान। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। अकाल कब पड़ा? 1899 से 19 में और फिर 907 से 908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। अब एक तो अकाल पड़ा हुआ है, वैसे ही लोग दुखी है, ऊपर से इन्होंने क्या किया, वन आरक्षित और कर दिए कि भाई इन वनों में ये लोग नहीं घुस सकते। अब लोगों को गुस्सा आ गया, इसलिए क्या हुआ, विद्रोह शुरू हुआ। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते वहीं वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। भाई लोगों ने भी सोचा कि अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो ये अंग्रेज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, है ना, क्योंकि ये वन तो हमारे हैं, इनके थोड़ी है। कंगारे कांगेर वनों में धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि सब आरक्षण वो जो आरक्षित किए गए थे ना वन, 3 कैटेगरी में किए गए थे ना वनों का। पहली कैटेगरी थी आरक्षित वन, मतलब उसमें बिल्कुल भी घुस ही नहीं सकता कोई भी आदिवासी लोग। ठीक है, वो पूरी तरह किसके अंडर में थे? अंग्रेजों के अंडर में थे। दूसरे थे सुरक्षित वन, उनमें कुछ लकड़ी वगैरह ले सकते थे, मतलब कुछ शर्तें थी। तीसरे थे ग्राम वन, तो ग्राम वाले वन में उनको लेने का अधिकार था आदिवासी लोगों को। तो आरक्षित सबसे पहले यही लागू हुआ था। ठीक है, ये जो नियम बना था जो पिछले हमने पार्ट में पढ़ा था 1865 में, तो वो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? बस्तर में। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, ये जो विद्रोह हो रहे थे ना, जो आंदोलन चल रहे थे, कोई एक व्यक्ति नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बस्तर में जो आंदोलन हुआ उसका मुख्य नेता कौन था, वैसे तो इसमें नहीं दिया है, पर
इसमें बोला है कि उसको वो लोग अहम शख्स मानते थे। ठीक है, नेथा नेथानार गांव का गुंडा धुर। ठीक है, ये उसका नाम है, गुंडा धुर। 1910 में आम की टहनी, मिट्टी ढूंढे और मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। क्या हो रहा था? आम की टहनियां, यानी कि अगर लोग आएंगे इन्हें निकालने के लिए, तो ये गांव वाले क्या करेंगे, आम की टहनियों से उन्हें मारेंगे। मिट्टी के ढोले, मिट्टी के डले, मतलब बड़े बड़े मिट्टी के डले, और मिर्च मिर्च फेंक दिया करते थे। तीर, पहले बंदूक नहीं थी हमारे देश में, बंदूक वगैरह नहीं चलती थी ज्यादा। ठीक है, अभी तो इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ अपराधी लोग, पहले क्या करते थे, तीर कमान। और तीर कमान जो थे ना, आदिवासी लोग आज भी रखते हैं अपने पास शिकार करने के लिए। तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे, यानी कि लोगों ने तैयारी कर ली कि अगर अंग्रेज अफसर आएंगे जगह खाली करवाने के लिए, तो हम उनका स्वागत कैसे करेंगे, आम की डंडियों से उनकी पिटाई लगाएंगे, मट्टी के ढेले उनके ऊपर फेंक देंगे और मिर्च फेंक देंगे, और या फिर तीर से हम उन पर हमला कर सकते हैं। ठीक है, यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्च में कुछ ना कुछ मदद की थी। बाजार लुटे गए लूटे गए, अफसर और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया, तथा अनाजों का पुनः वितरण किया गया। मतलब लूट के आदिवासी लोगों ने अपने बराबर बराबर बांट लिए सब में। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेश राज्य और उनके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। मतलब आदिवासी लोगों ने ये जो लूट मचाई, जो बाजार लूटे, अफसर अफसर और व्यापारियों के घर लूटे, अफसरों के और व्यापारियों के, और स्कूल पुलिस थानों को लूटा जलाया, ये जो घटना करी ये सबके साथ नहीं करी थी। ये उनके साथ करी थी जिन्होंने ये नियम लागू करवाए थे, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन नियमों को लागू कराने से जुड़े हुए थे। जैसे पुलिस के लोग वहां जाते होंगे, उनको डराते होंगे कि भाई खाली करो, ये नियम आया है। अफसर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये खाली करो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, अब ये अंग्रेजों की जमीन है। तो ऐसे लोग जो भी उन कानूनों से जुड़े हुए थे, उन सबके साथ इन्होंने लूटपाट की। ठीक है, इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा, पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगलों के अर्दलियों, ठीक है, जो जंगल की रखवाली कर रहे थे अंग्रेजों की साइड से, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगत जगलपुर में चल रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को सॉरी अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को घेर लिया और उन पर गोली चला दी। ठीक है, मतलब वो चाहते थे आदिवासी लोग कि अंग्रेज और हम आमने सामने बैठेंगे, बात हो जाएगी, कुछ हमारे लिए कुछ हो जाएगा, तो ये आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वहां जाकर उनके तंबुओं को घेर लिया। अंग्रेजों को लगा कि ये थोड़े से लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इन पर गोली चलाएंगे, ये मर जाएंगे, गांव खाली हो जाएगा। ठीक है, उनको ऐसा सरल लगा। इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ठीक है, ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगल में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर, देखो ये कॉलम भी पढ़ लेना, ठीक है, साथ के साथ आप, से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। मतलब फरवरी से मई तक का टाइम लग गया, फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह थी कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित हो गया। ठीक है, अब इस समय अंग्रेज लग गए उनको हटाने में, भगाने में, अपना बदला लेने में। तो उन्होंने क्या किया कि इस नियम को लागू नहीं किया और आरक्षित क्षेत्र को 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया। मतलब जो क्षेत्र वो पहले ले रहे थे ना, उसको आधा कर दिया। जैसे पहले इतना बड़ा जंगल वो ले रहे थे अंग्रेज, फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है भाई इतना मत लो, ये ज्यादा विद्रोह हो रहा है, तो इतना ले लो। ठीक है, फिर इतना ले लिया और इतना किसको छोड़ दिया, जनजाति लोगों को। यानी कि ओवरऑल इस आंदोलन का फायदा हुआ लोगों को जो आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजादी के बाद भी लोगों को जंगल के बाहर रहने और जंगलों को औद्योगिक उपाय के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। ठीक है, जब देश आजाद हुआ, जब भी इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, जो जनजाति के लोग थे। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। ठीक है, क्योंकि देवदार की लकड़ी से क्या बनता है,
देवदार की लकड़ियों से ही कागज तैयार होता है। लेकिन स्थानीय पर्यावरणविद के विरोध के फलस्वरूप इस योजना को रोका गया। नेक्स्ट है, आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, जरा देखें कि इस वक्त वहां क्या हो रहा था। ठीक है, ये तो हमने जाना कि भारत में क्या हो रहा था। ठीक है, भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें इस तरह की चीजें हो रही थी। अब हम देखेंगे कि किसमें, इंडोनेशिया में क्या हो रहा था उस समय। ठीक है, इंडोनेशिया कहाँ है? इंडोनेशिया है हमारे दक्षिण में। ठीक है, भारत के दक्षिण में है इंडोनेशिया। तो आइए हम जावा की तरफ चलते हैं अब, और जावा की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, या फिर जो पूरी चैप्टर को एक वीडियो में मैंने बताया है वो नहीं देखा है शॉर्ट में, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उन पर क्लिक कर उन प्ले लिस्टों में से देख सकते हो। पहले ज्योग्राफी की वीडियोस खुलेंगी, बाद में हिस्ट्री की खुलेंगी। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने पहले कंप्लीट करा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।